एक्चुअली पार्ट 4 के साथ हमारी जो क्लास है 1 घंटे की रह गई थी, इसलिए, है ना। एंड इस क्लास के बाद आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, जिसके बाद 2 PM फिर एंशिएंट हायर एजुकेशन की क्लास स्टार्ट होगी इसी कोर्स में, समझे। मतलब ये 70 मिनट्स की क्लास है एंड देन 10 मिनट्स का ब्रेक जो मिलेगा, फिर उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में जी। स्लाइड इज लोडिंग, और बहुत ही स्लो लोड हो रही है, दोबारा करती हूँ। अब हो गई, हाँ जी, हाँ कर रही हूँ स्टार्ट। अच्छा, ऐसा भी होता है साउंड। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? उसमें इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर IOCs पे पहुंचे थे ना, हो गए थे वो पूरे? यौगिक साइंस वाले पे खत्म किया था, ठीक है। मैं जस्ट लोड कर रही हूँ, देखती हूँ कहाँ से करने। इधर से करना है, ठीक है ना, एजुकेशन हो गया। हाँ जी, सो ये जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर टीचर एजुकेशन के लिए ओपन हुआ है 12 CCC, इसका मेन विजन है लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम और कैपेसिटी बिल्ड करनी है टीचर की। यस, 1 hour 10 मिनट्स की है। गोल क्या है कि टू टेक द लीड, ड्राइव पॉलिसीज एंड प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन लर्निंग एंड टीचिंग। टीचर एजुकेशन के लिए तो टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। एक्सीलेंस, इनोवेशन, क्वालिटी इन टीचिंग एजुकेशन होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड टीचर एजुकेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको एनकरेज करना है। टीचर को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, इन सब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा इकोसिस्टम मिलना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके, टीचर्स रिसर्च कर सके। तो दीज आर ऑल पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स। देन नेक्स्ट सेंटर इज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, ठीक है, IUCs, इंटर यूनिवर्सिटी एंड एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी सेम। ये कैसे हो गया बताओ? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बता रही हूँ मैं, और वो अलग है, ठीक है। सो हैदराबाद में है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज। सो ये बेसिकली स्टैब्लिश हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, by repurposing the academic and physical infrastructure Indo-American Center for International Studies. So ये basically पहले क्या था, Indo-American Center for International Studies था। इसका repurpose मतलब पर्पस को चेंज करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया है, और ये इंटरनेशनल स्टडीज के लिए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। अब आ गया समझ? यस, कोई सा भी कर लो, आपका पूरी हायर एजुकेशन एक ही में आ जाती है। सो द पर्पस इसका क्या है? सार्क रीजन, हम सार्क के है ना, तो सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो इसके हम पार्ट है इंडिया। तो इसका MBBS पेन करके ट्रिक है, MBBSPAIN, ठीक है। तो ऐसा करके इसका सार्क रीजन का हम याद कर सकते हैं कंट्रीज को। तो हम इनके मेंबर हैं, इस वजह से इंटरनेशनल स्टडीज के लिए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बना है। अब आ गया, इसकी बात क्लियर हो गई। तो जैसे हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यस, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है, डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट, पीस इनिशिएटिव मतलब डेवलप करना है, पीस शांति लेके आनी है, ह्यूमन राइट्स,
मतलब ये इस पर्टिकुलर सार्क रीजन के हम पार्ट है, इसलिए यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया जा रहा है। ह्यूमन के राइट्स, लाइफ स्किल, ह्यूमन वैल्यू समझे, और हम इसलिए पढ़ाई करें ताकि साथ रह सके। तो ये वेंकटेश्वर कुट्टू जी का भी है ना स्टेटमेंट, लर्निंग टू लिव टुगेदर, हम सीख रहे हैं ताकि हम साथ रह सके। आर्ट, लिटरेचर एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स को भी अंडरस्टैंड करना है। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, इसको पता होना चाहिए कौन सा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आवाज ब्रेक, अभी ठीक है आई थिंक। सो फ्रेंड्स, पहले इसका नाम नीपा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, स्टैब्लिश हुई है एमएचआरडी के द्वारा, और प्रीमियर एजुकेशन है जो डील करती है कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, रिसर्च के अंदर प्लान करना है, एडमिनिस्टर करना है। सो ये जो नीपा है अब इस वक्त ये बन चुकी है न्यूपा, यू बन गई है, यू मतलब यूनिवर्सिटी बन गई है। इसका कहानी समझनी पड़ेगी पहले आपको। देखो सबसे पहले क्या था, ये एशियन इंस्टीट्यूट था, मतलब इंडिया का था ही नहीं। देखो ये 1962 में यूनेस्को ने बनाया था, यूनेस्को रीजनल सेंटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशन प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एशियन रीजन। ठीक है, तो यूनेस्को ने बनाया था 1962 में। फिर इसका नाम यहाँ से चेंज करके 1965 पे आईपा कर दिया। ध्यान से सुने, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 73 में एनएस कर दिया। आवाज ब्रेक हो रही है, मैं 1 मिनट लेके आ रही। अभी आ गई? अच्छा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर इसके याद करने पड़ सकते हैं ना, इसलिए 1973 में नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बन गया। 79 में एक्चुअली क्या हुआ, इंडिया ने ले लिया था इसको। अब ये कहानी यहाँ से पर समझते हैं कि कैसे हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट हैज ओरिजिन डेट बैक 1962, जब यूनेस्को ने स्टैब्लिश किया था इसको एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशन प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। फिर इसका नाम 1965 पे चेंज हुआ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहले रीजनल सेंटर था, फिर इंस्टीट्यूट बनाया इसको। उसके बाद कौन सा ईयर आएगा, 4 ईयर के बाद नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशन प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन बना +4 1969 में। ठीक है, ऐसे नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशन प्लानर बना। एक सेकेंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 1973 है, सॉरी 1973 में नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशन प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन बना। उसके बाद इसका जो फंक्शनैलिटी है वो और इंक्रीज करेगी, और इसमें कैपेसिटी को बिल्ड करने का काम आया, और रिसर्च प्रोफेशनल सपोर्ट सर्विस टू गवर्नमेंट, उसका नाम फिर चेंज कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो अभी यहाँ पर इंडिया ने ले लिया था। ठीक है, सो रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद दोबारा से गवर्नमेंट ने इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी बना दिया। अब डीम टू यूनिवर्सिटी कब बना है, 2006 में, और 2006 में अच्छा इसका नाम न्यूपा बन गया था, NUEPA। अभी अभी आई ही है, 2017 में दोबारा इसका नेम आई वाला हो गया। ठीक है,
मतलब बेचारे को कितने झेलने पड़े हैं। सो एक्चुअली ये है पूरा सिस्टम। 2006 में डीम यूनिवर्सिटी बना दिया पकड़ के। पहले IEPA था, इंडिया ने ले लिया, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया। अब ट्रेनिंग, टीचिंग एंड रिसर्च कर दिया, इसका नाम यूनिवर्सिटी बना दिया। यूनिवर्सिटी के बाद दोबारा से फिर इंस्टीट्यूट बना दिया, ठीक है, 2017 में। तो अभी 2017 से ये निपा ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन, वेरी सिंपल चार्ट। हाँ जी, तो इंडिया ने कब लिया था इसको, यूनिवर्सिटी रिप्लेस क्यों किया, हाँ रिप्लेस करके इंस्टीट्यूट बना दिया। अब क्यों का मत पूछा करो, क्योंकि वो क्यों तो गवर्नमेंट जानती है। यूनिवर्सिटी बनाया, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और अब इसको फिर निपा ही कर दिया। यहाँ तक हो गया। हाँ, इंडिया ने कब लिया था, इंडिया के पास कब आया था, टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट, ओके 1973 में, इस पेज पे ही आ गया था, ठीक है, 73 में टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पास 73 में आ गया था। तो मतलब कि जब से इसका नाम एशिया से हटके नेशनल हुआ है, यस, ठीक है, तब से इंडिया के पास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और आज की डेट में भी निपा से बहुत सारी सलाह लिया करती है यूनेस्को और अदर कंट्रीज भी, ठीक है। और ये एक इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये तो भूलना नहीं, क्योंकि इंडिया ने यूनेस्को से लेकर इंडिया में स्टैब्लिश किया इसको, तो ये हमारी बहुत बड़ी एक तरीके से सक्सेस है, वो कह सकते हैं। तो यही वाली चीजें जो चार्ट में लिखी है वो यहाँ लिखी हुई है, समझे, जैसे कि 62, 65, 73, 79, 2006, 2017 वो हमने पढ़ लिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शोध गंगा। शोध गंगा पे आपको बहुत सारे रिसर्च थीसिस मिलते हैं जो PhD बच्चे कर लेते हैं उनके, और ये मेंटेन किया जा रहा है इन्फ्लिबनेट सेंटर के द्वारा, UGC के अंडर। शोध गंगा इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ना, कौन है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, इन्फ्लिबनेट है, ठीक है, UGC के अंदर आता है, इन्फ्लिबनेट आता है, तो इनके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम फुल टेक्स्ट थीसिस को अपलोड करना मैंडेटरी हो गया इंडिया में, जो भी PhD कर ली तो वो अपने इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करवा के फिर यहाँ पे अपने जो PhD थीसिस है वो अपलोड करवा सकते हैं। तो दिस इज नाउ इम्पोर्टेंट। सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ाते हैं, तो प्रोफाइल में जब जाओगे उसमें दिखा रहा होगा ना सब्सक्रिप्शन एंडिंग ऑन, तो उसके आगे ही आप क्लिक करके ऑप्शन आएगा और इंक्रीज करने का, एक्सटेंड करने का। अच्छा, तो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, नेक्स्ट एक्सटेंड करने का ऑप्शन आता है ना, नॉन फंजिबल टोकन NFT क्वाइन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये क्या चीज है, ये यूनिक नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट ऑफ डाटा है, अच्छा, जो कि ब्लॉकचेन में अपना डाटा स्टोर करता है डिजिटल लेजर में। ये ना जैसे इंडिया में निकाले हैं सलमान खान ने, अरबाज खान, कौन है ये, अमिताभ बच्चन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी जो मूवीज है इनके छोटे छोटे क्लिप्स इसके अंदर निकाले हैं। इसमें असलियत में आपको कुछ नहीं मिलता, जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है ना, दिस इज नॉट क्रिप्टो करेंसी, ये बस नॉन फंजिबल टोकन है। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब ये हो गया कि आप इसमें पेमेंट करते हैं और कोई भी पेंटिंग या कोई वीडियो क्लिप या फोटो खरीद लेते हैं, या ऑडियो भी हो सकती है, और फिर उसके पैसे देते हैं, तो इसका मनी फिर उसके पास जाता है जिसने ये बनाया होता है, ठीक है। सो नॉन फंजिबल टोकन एक यूनिक नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट है, इसको इंटरचेंज भी नहीं किया जा सकता। ऐसे ही पीछे बहुत न्यूज भी आई थी कि एक ऐसा मंकी का वो बनाया इन्होंने गिफ, जिसको 5 करोड़ या उससे भी ज्यादा का खरीदा किसी ने, ठीक है। तो वो गिफ्ट में क्या है, वो एक बार में 500 शक्ल चेंज करता है, गिफ्ट बनाया है, मैंने बताया था, हाँ। तो वो तो इंटरनेट, और किसने खरीदा था वो आई थिंक फेसबुक ने खरीदा था, मार्क जकरबर्ग ने, मतलब किसी बड़ी शख्सियत ने ही खरीदा था इतना महंगा। तो ये ऐसे ही इसको परचेज किया जा सकता है, और सच्ची में कोई पेंटिंग घर पे आके मिलेगी भी नहीं, दिस इज जस्ट डिजिटल, ओके। जिसकी वीडियो होती है उसको मनी मिलती है, जो ये नॉन फंजिबल है के लिए रजिस्टर कर रहा है, बना रहा है, उसको मिलेगी, ठीक है। बॉली कॉइन निकाले गए हैं इंडिया में बॉलीवुड के,
सो प्रोडक्शन हाउसेज ने निकाले अपने, और उन्होंने इससे 2 मिलियन से भी ज्यादा कमा लिए, और लोग खरीदते भी हैं। वर्चुअल मोड है ओनली। यस, नॉन फंजीबल शब्द का मतलब ये है कि इसको आपने खरीदा, रामा ने लिया, अब रामा कहता है कि मेरे को आगे बेचना है, तो ऐसा आगे इंटरचेंजेबल इजीली नहीं किया जा सकता। डिजिटल लेजर में आपको ये मिल जाता है। आपने भी बनाया नॉन फंजीबल। अच्छा, सो क्वेश्चन आपके सामने है नीपा के ऊपर कि क्या ये कैपेसिटी बिल्डिंग है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, फुल्ली मेंटेन बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन है? अभी जब मैंने तुम लोगों को बताया कि हमारे इंडिया की बहुत इम्पोर्टेंट जीत है ये, आप कह रहे हो वो मैंने आंसर नहीं देना। ऐसा जबरदस्ती नहीं देना, इतनी बेइज्जती नहीं समझ में आती तुम्हें? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको मेंटेन किया जा रहा है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्राउड की बात है, तो तुम ये आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ? और जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च इन प्लानिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर प्लानिंग आ तो गया, दो बारी क्यों देना आंसर? इफ यू हैव टू चूज ओनली 2, देन इसमें बी वाला ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, और ये फुल्ली मेंटेन भी है। ठीक है, समझ में आई? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? आप ये मानने को तैयार नहीं हो, क्यों नहीं मान रहे भाई? पीछे इतनी बार बोला मैंने रुक रुक के कि ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ सुनाई नहीं दे रहा था? हाँ, स्टैट्यूटरी नहीं है वो, ऑटोनॉमस है। यस, और डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो। हाँ जी, सो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर को 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब? 1978 में। एडल्ट प्रोग्राम क्या कहता है? एडल्ट प्रोग्राम। एंड हाँ जी, अच्छा, नेशनल एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आई थी, और इन्होंने भी कहा कि हम लोग इलिटरेसी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। गांधी जयंती वाले दिन आया है, और उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने फिर नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर बोला कि एज ग्रुप को कंसिडर करेंगे एडल्ट की 15 टू 35 इयर्स की एज। अभी रिसेंटली मैंने जनरल अवेयरनेस कराई थी आपको, एक इंडिया का नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम निकला है 2022। यस और नो करते हो आप? तो उसके अंदर अब क्या किया है, अब एडल्ट वाला वर्ड हटा दिया, अब एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया है, तो अब 15 प्लस ऑल हो गया। वेरी गुड नीलम, सही पढ़े आप। अब आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, आंसर आ गया, कोई बात नहीं। आंसर वो ये था क्वेश्चन ही, 2 अक्टूबर 1978 वाला। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। जनरल पॉलिसी, establishment of new central university, conversion of state university into central university। अभी ये नया जनरल पॉलिसी बनी है जिसके अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनको और ज्यादा एस्टेब्लिश करना है, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना है। लेकिन ऐसा कौन करेगा? ये क्वेश्चन भी था ना पीछे स्टेटमेंट्स में। रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को इसमें मिला है स्पॉन्सरशिप स्कीम के अंदर, कि ये ढूंढेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज को आगे अपग्रेड कराया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्ड की जा सकती है यूनिवर्सिटी की। ठीक है, आगे समझ? सो इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं हम रूसा के बारे में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मीन्स नेशनल, उच्चतर हायर एजुकेशन प्रोग्राम। सो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2013 में आई थी। इसमें हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंडिंग वगैरह भी दी जा सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, और उनकी कैपेसिटी, उनका स्टेटस इम्प्रूव करना है।
तो इसके अंदर जो फंडिंग अगर मिलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% और स्टेट गवर्नमेंट 40% फंड देती है। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वो कौन है? ईस्ट की 7 स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स जिसको कहते हैं, 7 देवियां भी कह सकते हैं। सो वो वाली जो स्टेट्स हैं उनमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट या देती है, और जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है। ठीक है, अब रूसा सिस्टम बंद हो गया है, ये किसने कहा है? तो रूसा वो सिस्टम थोड़ी था, ये तो अभियान है, मतलब इम्प्रूव करना है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, क्वालिटी फैकल्टी लेकर आनी है, एंश्योर करना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है, एम्प्लॉयमेंट ऑल लेवल एम्प्लॉयमेंट जगानी है। रूसा में के अंदर ऑल यूनिवर्सिटी आती है, इनके अंदर क्यों आएगी? ये एक ऐसी अभियान है जिसके, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो ये ढूंढेगी कौन से इंस्टीट्यूशन को आगे वो कर सकते हैं इम्प्रूव। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशंस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करना, अभी बताऊंगी आगे, सुनोगे तो समझ में आएगा ना। रीजनल इम्बैलेंसेस को ढूंढना कि कहाँ कहाँ इम्बैलेंसेस है, क्वालिटी को, इक्विटी को इम्प्रूव करना है। तो रूसा का मेन काम ये रहा, रूसा कैप्चर करती है की एक्शन, जो इनका मेन एक्शन ये सब लेना है उन्होंने। अपग्रेड करना है ऑटोनॉमस कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी बनाना है, कॉलेज को क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाना है। अब जैसे पीछे देखा था आपने, अलग अलग कॉलेजेस को इकट्ठा करके क्लस्टर यूनिवर्सिटी बना दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स देने हैं यूनिवर्सिटी को, ये काम है इनका। तो ये एक अभियान है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन खुल जाती है एक काम के लिए, इनके अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी इसमें अपना काम कर रही है। ठीक है, न्यू मॉडल कॉलेजेस बनाने हैं, अपग्रेड करना है डिग्री कॉलेज को मॉडल कॉलेज में, न्यू कॉलेज बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस को भी देना है ग्रांट, रिसर्च करवानी है, इनोवेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इक्विटी इनिशिएटिव का मतलब एवरीवन हु डिजर्विंग समथिंग शुड गेट, फैकल्टी को रिक्रूट कराना, फैकल्टी की इंप्रूवमेंट, वोकेशनलाइजेशन हायर एजुकेशन में, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी हेल्प करना है, कैपेसिटी को बिल्ड करना है, डाटा प्लानिंग एंड डाटा कलेक्शंस। तो ये समझ में आ गया। अगर आपको एक क्वेश्चन में नीपा और रूसा दोनों दे रखा है तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में नीपा ही आएगा, अगर वो नहीं दिया तो फिर आप रूसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरीके से डेवलपमेंट में कार्य कर रही है, ये काम है इनके इस पेज में जो लिखे है। अच्छा जी, नेक्स्ट, हिस्पिस, हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है? आईसी की रिपोर्ट आती है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, आईसी के द्वारा आता है। तो ये सर्वे के लिए पहले स्टैटिस्टिक्स चाहिए, स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा चाहिए, कैलकुलेट करना है, एक जगह मेंटेन करना है। ठीक है, यस, हिस्पिस, हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो की फीचर स्कीम के यही है कि एक अम्ब्रेला स्कीम है हिस्पिस, इसके अंदर बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए जाते हैं, डाटा लेकर निकाला जाता है और एक जगह इकट्ठा किया जाता है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आया जाता है। इसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, अब नीति आयोग आ गया है, यूजीसी, आईसीटी, नीपा, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को ये एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया कि आईसी की रिपोर्ट बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स कौन इकट्ठी करता है? ये करते हैं। इससे पहले मैंने ऐसा डाटा कहीं और भी पढ़ाया था आपको, नैक में, वो AIQ समथिंग था उसके अंदर। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि उनकी स्टैटिस्टिक्स कौन कलेक्ट करता है। यहाँ पे आईसी की स्टैटिस्टिक्स हायर एजुकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है। क्वालिटी एश्योरेंस सेल था, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके अवेयरनेस ही चल रही है, मेनली हायर एजुकेशन खत्म हो गया है, कुछ पार्ट है जो बचे हैं। कृषि दर्शन, एग्रीकल्चर विजन, एग्रीकल्चर का जो विजन है इसके लिए सबसे पहले ये प्रोग्राम चलाए गए थे डीडी नेशनल के ऊपर, और 26 जनवरी 1967 को चलाए गए थे। बहुत लंबा टेलीविजन सीरीज चला था, ब्रॉडकास्ट हुआ था 80 विलेजेस में जो कि दिल्ली के आसपास थे।
और इसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जागरूकता, कौन से सीड यूज करने चाहिए, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। अभी भी है, वो पीछे फोन कॉल के भी चले थे कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो गवर्नमेंट के हेल्पलाइन से बात कर सकते हैं। नाउ ज्ञान वाणी, वाणी का मतलब होता है आवाज, ठीक है, वाणी। तो ये क्या है, एफएम रेडियो, ऑडियो चैनल है ये, जो कि 2001 में आया था। एफएम रेडियो के द्वारा पढ़ाया जाता था बच्चों को, यस, क्लासेस होती थी। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन पहले डीडी के पास था, स्टेट ओन टेलीविजन चैनल दूरदर्शन केंद्र पे आता था। अभी ये इग्नू के पास आ गया है, ठीक है। सो ये एजुकेशनल मीडिया इनिशिएटिव एमएचआरडी ने निकाला था। प्रसार भारती, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसरो के साथ मिलकर, और अब इसके नोडल एजेंसी कौन है, इग्नू है। और ये आया था 1997 में, इनिशियली लॉन्च हुआ था। 2000 में 24/7 आवर सैटेलाइट चैनल के थ्रू लेसन्स लिए जा रहे थे यहाँ पर। और जब ये नया नया आया था तब इसमें जो सैटेलाइट यूज हो रही थी उसका नाम है इनसैट 2B, ये भी पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्ञान दर्शन के आगे से डीडी हट गया। 2014 तक ज्ञान दर्शन ने सक्सेसफुली बहुत सारे चैनल्स चलाए हैं। फिर उसमें उसके बाद डीडी को इसरो ने शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। और इसका इमिग्रेशन इनसेट 2B से 2C 3C से जी सेट 10 सैटेलाइट चली। अब क्या हुआ, इग्नू को जरूरत पड़ी कि वो फ्रेश लाइसेंस को अप्लाई करे, क्योंकि आपको पता है 2G स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम, अभी क्या बोल रहे हैं कि अब 5G स्पेक्ट्रम जब लॉन्च करेंगे तो डिफरेंट कंपनीज को 30 इयर्स के लिए दिया जाएगा स्पेक्ट्रम, हक दिया जाएगा कि वो 5G को बेच सकती है। इसी तरीके से ये जो लाइसेंस होते हैं, डीडी का खत्म हो गया, बंद हो गया, और इग्नू ने कहा हमने लेना लाइसेंस। तो इग्नू ने फिर उसके बाद 2014 के बाद इग्नू ने लिया इसका लाइसेंस, इग्नू चला रहा है, ठीक है। सो व्यास भी है, हाँ, सीईसी व्यास आपने सुना। सीईसी यूजीसी का जो है स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल्स भी आते हैं। सो ये भी डीडी का ही एक हिस्सा है। मैं थोड़ी देर में आपको इसका पूरा चार्ट बताऊंगी। ये इंश्योर, ये लॉन्च हुआ था 2004 में। पहले ज्ञान दर्शन व्यास था नाम, फिर उसके बाद सीईसी ने ले लिया, कंसोर्टियम ऑन एजुकेशनल काउंसिल है ना, तो इन्होंने ले लिया, और फिर इन्होंने सीईसी व्यास के चैनल चलाने स्टार्ट कर दिया। आपने देखिए चैनल आते हैं इनकी टीम में, इसमें आया नहीं लेकिन बुक में भी होगा वो, और इसका चार्ट में होगा। मैंने इसके पूरा हायरार्की बना रखी है, ढूंढती हूँ अगर आगे लिखा हुआ है ना कहीं, तो बुक में वो 1 2 3 करके भी दे रखा है मैंने, DD1 DD2 देख रही हूँ, अगर स्लाइड में है तो दिखा देती हूँ। ये रहा है, नहीं, हाँ चार्ट स्लाइड में भी है, बहुत आगे है, 900 पेजेस में मिल गया। देखो, सो ज्ञान दर्शन जो है ना, अभी अगर आप देखोगे ज्ञान दर्शन डीडी के पास था 1997 में, ठीक है, और 2000 में ज्ञान दर्शन इग्नू के पास आया, और इग्नू का भी लाइसेंस खत्म हो गया था, फिर इग्नू का दोबारा लाइसेंस देना पड़ा, तो इग्नू चला रहा है। अब थोड़ा इधर, नहीं वैसे 2000 में वही वाला है, सैटेलाइट ही चेंज हुई थी, इग्नू के पास 2014 के बाद ही आया है। थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, जो मैं बताने वाली थी कि एक्चुअली ज्ञान दर्शन के 4 पार्ट हैं। यस, ज्ञान दर्शन 1 एंड ज्ञान दर्शन 2 इग्नू के द्वारा अभी चलाया जाता है। सुन लो भाई, न्यू जी सेट 10 में जो चलाया जा रहा है उसको सुनो। 1 और 2 इग्नू के पास है, एंड जो ज्ञान दर्शन 3 है उसका नाम दे दिया एकलव्या, और वो IIT दिल्ली के पास है। और ज्ञान दर्शन 4 को सीईसी व्यास बोल दिया गया है, तो अभी सीईसी के पास है, यूजीसी सीईसी के पास है। यूजीसी और सीईसी का दोनों का मिलकर चलाया जाने वाला चैनल है ज्ञान दर्शन 4। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, तो 1 और 2 तो इग्नू के पास है, थर्ड इज IIT दिल्ली एकलव्या, एंड फोर्थ इज विद सीईसी यूजीसी सीईसी व्यास के चैनल आते हैं, वो है ये, ठीक है। तो इस तरीके से टीवी में फ्री चैनल चलाए जा रहे हैं अलग अलग बॉडीज के द्वारा, इग्नू, IIT दिल्ली, यूजीसी सीईसी। आगे समझ। और 2016-17 में मेमोरेंडम
साइन हो गया था, अभी आपने पीछे पढ़ा ना 2014 में बंद हो गया था, फिर 16-17 में दूरदर्शन और इग्नू के बीच में साइन हो गया था, और अब ये दोनों कोलैबोरेट करके इग्नू के पास सारे चैनल अब आ चुके हैं और इग्नू सब कुछ मेंटेन कर रही है। क्लियर हो गया? हाँ जी, तो यहाँ से सारा चार्ट क्लियर है। ऐसे ही फ्रेंड्स जितनी भी डिजिटल इनिशिएटिव वाली स्कीम्स है ना, वो मैंने पीडीएफ में दे रखी है और बहुत ही अच्छे से आप अपने आप ही पढ़ लेना। 2009 में नीट आया, 2015 में शोध सिंधु आया, इसके मेन क्या है, ये मैंने चार्ट बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों है। तो ये स्कीम तो अब आपने बननी है, कौन सी के फुल फॉर्म क्या है, ये क्या लिखा है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आया है, पीडीएफ में भी है, कंसेप्ट वाली बुक में भी है। यस, जहां से मर्जी पढ़ो, सेम है। अब उसके आगे बढ़ा रही हूं मैं। हो गया, हाँ जी। लिबरल आर्ट एजुकेशन यूरोपियन कल्चर के अंदर, वेस्टर्न हायर एजुकेशन के अंदर, इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स को लिया गया है, ठीक है। So its central academic disciplines include philosophy, logic, linguistics, literature, history, political science, sociology, psychology. तो इसमें ये सभी academic disciplines में पढ़ाई कराई जाती है। और टोटल 7 जो पैरामीटर्स है जिसमें लिबरल आर्ट्स को डिवाइड किया गया है, उसमें से 3 को ट्राइवियम एंड 4 को क्वाड्रिवियम बोलते हैं। और जो ट्राइवियम है, ट्राई मतलब इसके अंदर सिर्फ 3 ही आएंगे, और वो तो हमने ट्रिक बनाई है, गर्ल, ताकि याद रहे, ठीक है। तो ग्रामर, रिटोरिक एंड लॉजिक। रिटोरिक मीन्स मोटिवेट करना, लॉजिक का मतलब तो आपको बताइए, सॉल्व करना मीडिएट करके और फिर उसका रिजल्ट निकालना। देन लिबरल आर्ट एजुकेशन में क्वाड्रिवियम है, जिसको हमने गामा से याद करा है, या मैग से भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब इसमें 2 जी आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कौन सा जी कहाँ जाएगा, तो हमने क्या किया, इसका ट्रिक बना दिया कि गर्ल को ग्रामर अच्छी आती है तो गर्ल वाले में ग्रामर आएगा, ठीक है। सो गामा वाले में ज्योमेट्री आएगा। और ए से क्या है, आर्ट्स एंड अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी। तो आर्ट्स, अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी है ए से। एम से म्यूजिक है। 6 सेंचुरीज में बनाया था ये, ठीक है। एट्रीब्यूटेड टू बोथियस कैसोड्रस। अच्छा, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो किस किस के हिसाब से कितनी कितनी होनी चाहिए। तो हमने देखा डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जनरली क्या कर रखा है कि 1:20 टीचर टू स्टूडेंट रेशियोज होनी चाहिए। AICTE ने फैकल्टी रेशियो बताई है, वैसे AICTE के रूल के हिसाब से 1:15 फॉर इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस। जो यूनिवर्सिटी है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसके लिए 20, कॉलेजेस के लिए 15। आगे समझ, ये डिफरेंस है यहाँ पे, जो एकेडमिक ईयर 2020 से स्टार्ट हो गई है 1:15। अब ये पूरी लिस्ट है, और ये ऐसे नहीं बनती, एक फॉर्मूला होता है, अलग अलग फॉर्मूला, उनसे बनती है, हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस, मेरे हिसाब से मैंने तो सारी दे दी है। हाँ जी, अलग जैसे मान लो कोई फार्मेसी डिपार्टमेंट है तो वहां पे 15 होनी चाहिए। ऐसे ही कोई आर्किटेक्चर है, मतलब जिसमें सिखाना होता है, तो एक आर्किटेक्चर के अंदर 10 लोग काम, 10 लोग सीख सकते हैं, ढांचा बनाना सिखाना होता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल बहुत सारी है, ये तो खत्म नहीं होगा, इसलिए आपको अगर गो थ्रू करना तो कर लो, नहीं तो ओवरव्यू अगर आपको मैं बताती हूँ तो 1:20 ज्यादातर है, ठीक है। हाँ जी, बाकी इतना आगे का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग एक बार 20, एक बारी 25 है, अलग डिफरेंस होगा ना, एक बारी 15 भी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 15 है। और बताओ, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 20, यहाँ पे अलग अलग होगा कुछ, रुको ये यार पढ़ तो लो, ये अंडर ग्रेजुएट का डाटा है, ऊपर देखो, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन में है ये, और ये पोस्ट ग्रेजुएट का डाटा है, ये डिफरेंस है, इसलिए अलग है, ठीक है। हाँ दे दो भाई, फ्री में दे दो तुम भैया। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका मेन नेम है इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। फ्री में सस्ते में देगा,
चलो भाई पढ़ लो। एनईपी 2020 का मेन गोल क्या है? ये नाम पूछता है। इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, इसका है टैगलाइन। टैगलाइन पूछता है ना उसका भी कि ऑल स्टूडेंट्स क्रिएट, बेस्ट स्टूडेंट क्रिएट क्लासरूम में ही होते हैं, वो उसमें कोठारी कमीशन में था, क्वेश्चन पूछता है। ऐसे यहाँ पे भी आ सकता है। इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है इंडिया को। सो एनईपी में जो कैबिनेट है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ I couldn't find superpower in your Apple Music library. You can ask for a radio station or ask me to use a specific app. नहीं हो रहा मैंने सुपर पावर इसको बोला ही नहीं कुछ इसको कुछ मिलता तो है नहीं, फालतू में उछलता रहता है। अच्छा ये था हमेशा यही बोलता है आई कुड नॉट फाइंड, मिलता तो है नहीं तो कुछ। MHRD का नाम चेंज करके MOE कर दिया गया है एंड दिस इज करेक्ट। ठीक है। NEP cleared by cabinet is only third major revamp of framework। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ के पागल बनना कर। अच्छा चलो छोड़ो, इधर तुम्हारे पेपर है ना, तुम पढ़ लो। है टॉपिक पे ध्यान दीजिए। ये वाला फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आ गया, MHRD का नाम MOE बन गया है। So NEP cleared by cabinet is only third major revamp of framework। So ये तीसरा है। कैसे? मेजर तो वही रही ना, 1968, 86 और फिर 20 वाली। ठीक है जी। सो टू अर्लियर एजुकेशन पॉलिसी 68 और 86 वाली थी। स्कूल एजुकेशन भी पढ़नी है हमें। अच्छा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन प्री स्कूलिंग 2030 आने वाला, बस एक एक करके साल आगे बढ़ रहे हैं। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल में हो जाना चाहिए, मतलब हर बच्चा स्कूल में एडमिशन तो ले ही ले। टू ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स को बैक लेकर आना है। 10+2 का सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया। 10+2+3 को सारी कमीशन ने जो सिस्टम दिया था उसको चेंज करके 5+334 5334। इसके अंदर 5 ईयर का जो बच्चा 5 ईयर्स तक बच्चे 3 to 8 ईयर्स एज के पढ़ेंगे। ठीक है, 5 साल हो गए ना, 3 से 8 मतलब 5 साल का जो सिस्टम है उसमें 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर के बच्चे पढ़ाई करेंगे। फिर ये 8 से 11 साल तक के बच्चे, फिर 11 से 14 से 18 साल तक के बच्चे, ऐसे। सो पहले मैं इसी को दिखा देती हूँ। पहले था 10+2+3 कोठारी कमीशन ने दिया था। अब क्या है 5 को भी 3+2 कर दिया है। 3 ईयर आंगनवाड़ी, प्री स्कूल कहते हैं, बाल वाटिका भी कह सकते हैं। 3 to 6 ईयर्स के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। फिर 6 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट 2 साल क्लास 1 क्लास 2 करेंगे। ऐसे 3 साल की वो प्री स्कूल ही हो गया एक तरीके से। एंड 3 ईयर्स क्लास 3rd से 5 ईयर्स तक एज बच्चों की है 8 to 11। पहले फंडामेंटल फाउंडेशनल बोला गया है, फिर फाउंडेशन के बाद प्री स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज। पेपर में इस बार क्वेश्चन आया था सेकेंडरी हायर एजुकेशन एज पर एनईपी 2020 का ईयर बताओ, तो उसके अंदर क्लास 9 to 12 आंसर आएगा। उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं था क्लास 9 to 12, तो क्लास 9 to 11 का चूज कर लिया। समझे? तो जो ऑप्शन होता है तो घबराते नहीं है, कुछ ना कुछ चूज करके आते हैं, क्योंकि आपका वो नहीं है ना नेगेटिव मार्किंग, इसलिए। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। फाउंडेशन में बच्चों को मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटीज कराई जाएंगी। उसके बाद प्रिपरेटरी लेवल पे प्ले डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम होगी। उसके बाद मैथमेटिक, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाएंगे। फिर मल्टीडिसिप्लिनरी, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट के हिसाब से चॉइस उनको मिलेगी सब्जेक्ट चूज करने की। तो सेकेंडरी स्टेज में ये सब स्टडी कराया जाएगा। तो ये पूरा प्री स्कूल आंगनवाड़ी एंड 12 ईयर प्लान है। ठीक है, उसके आगे के 12 साल। एनी डाउट? आगे चले। सो ये क्वेश्चन से फुल फॉर्म्स भी आ चुके हैं पेपर में। स्टैंडर्ड सेटिंग एक्रेडिटेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल,
स्टैंडर्ड सेटिंग एक्रेडिटेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, जैसे हमारा नैक है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे स्कूल क्वालिटी, नैक है नेशनल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, ऐसे स्कूल लेवल पे स्कूल क्वालिटी एक्रेडिटेशन असेसमेंट फ्रेमवर्क होता है, समझे। और इसके लिए स्टैंडर्ड सेट करना है और किस बेसिस पे बच्चों को एक्रेडिटेशन देना है प्राइवेट स्कूल में, ये सब बताया जाता है। स्टेट स्कूल्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSA, फुल फॉर्म सारी याद कर लो अच्छे से, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 10+3 नहीं पता चला सनी को, बाकी को पता चला 5+3 क्या है, 5 या 2+3 ये जो नीचे दिए ना, ये 5 साल हो गए, यहाँ से ये 5 ईयर हो गए और ये 3 ईयर हो गए, तो यहाँ पे आंगनवाड़ी प्री स्कूल्स और फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तक 5 इयर्स, उसके बाद 3 to 5th क्लास तक 3 इयर्स, और एज लिमिट यहाँ से 3 से 8 इयर्स और 8 to 11 इयर्स। अब और क्या समझना है सनी, इस चार्ट को देख लो अच्छे से, किसमें कौन सी क्लास है और कौन सी एज है, कितने साल का है, इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। SSA सर्व शिक्षा अभियान होता है, SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है। सो यहाँ पर जो अनकवर्ड ग्रुप है 3 to 6 इयर्स अंडर स्कूल करिकुलम, तो उनको भी लेकर आना है। अनकवर्ड ग्रुप क्या, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, हमें 100% एनरोलमेंट लेके आनी है, ठीक है। रिकॉग्नाइज ग्लोबली एज क्रूशियल स्टेज, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेज होती है 3 to 6 इयर्स, यहीं पे जो माइंड का विकास है सबसे ज्यादा होता है। आप देखते हो बच्चा पैदा होते ही इतनी अच्छे से लैंग्वेज लर्न कर लेता है, कोई सी भी लैंग्वेज अगर लर्न करनी हो तो, लेकिन अगर हम इस स्टेज पे आते हैं, जब जिस स्टेज पे आप इस वक्त हो 18-20 उस प्लस में जाते हो, तो इस स्टेज में आपको लैंग्वेज लर्न करने के लिए महीनों लग जाते हैं, जबकि वो पैदा होते ही वो लैंग्वेज सीखने लग जाता है और बोलने लग जाता है, ठीक है, महीनों सालों भी लग सकते हैं। तो इसका मतलब तब उसका माइंड इतना ज्यादा फ्रेश है कि वो जल्दी से, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सिखाओगे वो भी सीख लेगा, समझे। यस, अपने आप ही सीख लेगा, उसको वीडियो दिखाते रहोगे अपने आप ही सीख ही जाएगा वो, तो उस टाइम पे बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए ये क्या हो गया आपका 3 to 6 इयर्स अंडर स्कूल, बढ़िया, सुपर, यस। तो उस टाइम पे जो उनके दिमाग में न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो काफी अच्छे होते हैं, फिर धीरे धीरे न्यूट्रॉन्स कम होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं हमारी स्टेज पे, इस वजह से हम नहीं पढ़ पाते हैं, इस वजह से हम स्लो हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि अपने माइंड को ऐसे ही चलाएं जैसे पहले चलाया करते थे, ठीक है। एक साइंटिफिक बता रही हूँ मैं। चलो यहाँ पढ़ते हैं एनईपी। So 12 years of schooling with 3 years of आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। कार्टून देख के बोलती है, अच्छा, तो उसको डिफरेंट चैनल्स इंग्लिश और हिंदी वाले या जो भी लैंग्वेज सिखानी है वो भी सिखाओ, अपने आप ही आ जाएंगे। जी मैम, ठीक है। सो इधर देखो, क्लास 10-12 बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी मेड इजियर, तो क्लास 10-12 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इसको आसान बनाना है, और स्कूल गवर्नेंस प्रोवाइड करना है। गवर्नेंस पढ़ चुके हैं, जो स्कूल में कार्य किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनको सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। एम्फोसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, सो बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब क्या है, वो जो सबसे पहले वाली स्टेज है, प्ले स्कूल्स एंड ऑल, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, जैसे ही वो सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में जाता है, तो जो सेकंड क्लास में पढ़ा हुआ है वो उसको आता है कि नहीं आता है, उतना वो सॉल्व करके दिखा सकता है, इस चीज को कहते हैं न्यूमरेसी, समझे। जो जितना उसको वो वाली सेकंड क्लास तक पढ़ा दिया है, वहां तक उसको सच्ची में उतना वो पढ़ के सुना दे, लिख के दिखा दे। वोकेशनल एजुकेशन को क्लास 6 से ही स्टार्ट कर देना है इंटर्नशिप के साथ, मतलब बच्चे अब 6th क्लास वाले भी कमा सकते हैं साथ में। सो टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी मदर टंग, ग्रेड 5 तक मदर टंग में टीचिंग होनी चाहिए, या फिर रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज बच्चों पे थोपने की जरूरत नहीं है। 360 डिग्री होलिस्टिक मतलब संपूर्ण विकास, और पूरा प्रोग्रेस कार्ड बच्चों का आपके सामने होना चाहिए। हेल्थ कार्ड भी आपने देखा प्रोग्रेस कार्ड के, मैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें बताती रहती हूँ। तो हेल्थ कार्ड अब जब बच्चा पैदा हुआ है तब से ही शुरू हो जाएगा बनना, जैसे आधार कार्ड है ना, उसकी सारी बीमारियां जो भी उसको हुआ है, कौन कौन से इंजेक्शन लगे, हर चीज उसकी डे 1 से ही उसके अंदर ऐड हो जाएगी डिजिटली। तो अब आपको ये जरूरी नहीं कि पर्चे लेके घूमो, आधार कार्ड में सब कुछ आया था, ऐसे ही हेल्थ कार्ड में उसके सारा आ जाएगा, ठीक है।
सो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ऐसे ही यहाँ पर स्टूडेंट्स का बोल रहे हैं, स्कूल लेवल पे प्रोग्रेस कार्ड बनाएंगे, ट्रैक करेंगे इससे स्टूडेंट की प्रोग्रेस लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए कि क्या बन रही है। न्यू कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के अंदर जो फ्रेमवर्क है वो किसने बनाया बताओ? एनसीटीई ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने, ठीक है। और ये किसके के साथ मिलके बनाया? एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। एनसीटीई 19 कितने पे आया था? 95 में, और एनसीईआरटी 1961 में आया था। बाय 2030 क्वालिफिकेशन टीचर की 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, ये क्वेश्चन भी आया था ना, हमने देखा था। किस चीज की प्लानिंग? अरे यार हमें अभी तक प्लानिंग नहीं समझ में आ रही, एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब टीचर ट्रेनिंग देनी है तो उनके लिए कौन कौन सा सिलेबस उसमें होगा, ये है यहाँ पर। सो 2030 तक, 2030 तक जो टीचिंग की क्वालिफिकेशन है बीएड, उसको 4 ईयर तक का कर दिया जाएगा। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको सिर्फ 1 साल का करनी होगी बीएड आगे, और जो अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको सिर्फ 2 साल की करनी होगी, ठीक है। इंटीग्रेटेड क्या कर दिया? बीएड डिग्री, मतलब डिग्री भी मिल गई, बीएड भी हो गई साथ में 4 साल के अंदर अंदर। Some of proposed means by NCERT to achieve open learning for class 3, 5, 8 through NIOS, National Institute of Open Schooling. नेटवर्क चला गया था, अच्छा कोई नहीं। So state open schools, secondary education programs, grade 12 और 10 के लिए vocational courses। तो ये क्या कह रहे हैं? ओपन स्कूलिंग का भी प्रावधान है। 3rd, 5th, 8th स्टेट्स क्लासेस NIOS के द्वारा बच्चे कर सकते हैं। जैसे कॉलेज में इग्नू है ना, ऐसे यहाँ पर NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग। और स्टेट ओपन स्कूल्स है, सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम्स निकाले जाएंगे 10th और 12th के लिए। इधर वोकेशनल कोर्सेज, एडल्ट लिटरेसी, लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स करवाई जाएंगी। लाइफ एनरिचमेंट होता है जिससे आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। एनसीईआरटी डेवलप करेगा NCPFECCE, मतलब नेशनल करिकुला एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं एक एक चीज कि ये किसने बनाया है? एनसीईआरटी ने डेवलप किया है, ठीक है। अब हम आगे हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% 2035 तक अचीव करनी है। 3.5 करोड़ सीट्स ऐड की जाएंगी हायर एजुकेशन में। करंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, अब पेपर में भी यही था, यहाँ पे भी ये क्यों? हम तो NEP 2020 कर रहे हैं, तो तब इस NEP में जब आई थी ये, तब 26.3 थी ये, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन NEP के अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये सही है। आपसे पूछेगा 2021-22 में कितनी है, तो 27.1 बोलेंगे। रीजन समझ में आ गया? अब इसमें तो इतनी है, इसको थोड़ी चेंज करोगे। तो 4 ईयर का मल्टीपल एग्जिट एंट्री ऑप्शन बच्चों को मिलेगा। और जब आप मान लो कॉलेज छोड़ दिया बीच में, उसके बाद दोबारा करना चाहते हो तो वहीं से स्टार्ट करने का मौका आपको मिल जाएगा। एमफिल कोर्सेज को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, लेकिन जो भी बच्चे एमफिल कर रहे हैं या फिर जिनकी चल रही है उनको उसके मार्क्स मिलेंगे, आगे जाके कभी हटा देंगे। पीएचडी को अब इंटरडिसिप्लिनरी कर दिया गया है, डिफरेंट सब्जेक्ट को मैच करके पीएचडी करना। यस, सो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को बनाया जाएगा। अब ये बैंक क्या, पैसे मिलते हैं, इसका क्या फायदा बोल लो। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया जाएगा ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट्स को, ठीक है। क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए इसको बनाया जाएगा। इसका मतलब जो हम नॉर्मल एकेडमिक कोर्सेज करते हैं उसके अंदर भी जो हमारे CGP होते हैं, उसका अगर जितने हमारे अभी स्कोर है उससे कम, उसका 75% तक हम स्वयं है वैसे तो मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और डिफरेंट जो कोर्सेज है, FDPs है, इन सबको जब हम पढ़ेंगे इनसे हमें क्रेडिट्स मिलेंगे और वो भी ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, परमानेंट टाइम चेंज हो जाएगा क्या क्लास का? तुम लोग यार हद होती है।
कल जो क्लास थी वो बीच में रुक गई थी, 55 मिनट की क्लास हुई थी, तो बाकी के 65 मिनट्स की क्लास अभी ले रही हूँ मैं। आप लोगों का लॉस नहीं किया, खत्म नहीं किया, फिर भी क्लास मैंने ली है एक्स्ट्रा, ठीक है। दिस इज एक्स्ट्रा क्लास, 2 बजे ही होती है क्लास। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मीरू बनाई जाएगी, जो कि IIT IIMs के पार होगी, इक्विवेलेंट होगी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज। देखो आप वो आपने देखा कि क्यों मैं लास्ट वर्किंग डे फ्री रखती हूँ। अब ये प्रूव हो गया ना। कल 24 तारीख थी कि 25, कल नेटवर्क खराब हुआ। अगर यही नेटवर्क मेरा 29-30 को खराब हो तो नुकसान तो होगा बड़ा, मतलब आपका भी होगा। आपका तो खैर चलो अगले वाली में भी जाएगा, लेकिन हमें तो मंथली मिलती है ना अनअकैडमी से, तो वो अगले दिन पे अगला जून आ जाएगा, मई का मंथ चेंज हो गया, हमारा तो पेनल्टी लगा देंगे। और क्या, मैंने कहा मैं तो थी, बच्चे भी थे, इसको छोड़ो, नहीं वो तो लेनी पड़ेगी, समझे। तो इसलिए अगर ये कोई भी इशू आया टेक्निकल तो मैं लास्ट टाइम के रिस्क लेती नहीं, इसलिए मैं आखिरी वाली क्लासेस को पहले ही ले लेती हूँ। अभी ये वाला रिस्क आज और कल मेरे को लेनी पड़ रही है। 26 और 27 को भी एक क्लास मेरी कल छुट्टी थी मेरी, लेकिन लेनी पड़ रही है उस टेक्निकल इशू की वजह से। तो ऐसे ही हमेशा कंजर्वेटिव होकर चलो पेपर में। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, पता नहीं कहीं लिख दिया मैंने। ये मत सोचो मेरे पास इतना टाइम पड़ा हुआ है, और आप देखते होंगे कुछ लोग बिल्कुल एंड में पूरा दिन क्लासेस लेने बैठ जाते हो कि ली नहीं होती पूरे महीने। हम पूरे महीने को अच्छे से यूटिलाइज करें। जैसे अभी आपका पेपर है आखिरी में, तो उसके 5 दिन तो आपके पास, आप लोग मेरे ननर हो तो आपके पास अगर कुछ नया करना होगा ना, मैं कराऊंगी। आपने खुद नहीं करना नया, मैं कैसे कराऊंगी, मतलब मेरे को अंदर से लगेगा ये टॉपिक आ रहा है दूसरे बच्चों के, तो वो रिपीट होएगा, मुझे पता है वो करना पड़ेगा, वो तब करेंगे आप, ठीक है। आपने खुद अपने आप से सारा सिलेबस कवर करके पहले बैठ जाना है, और फिर जो नया अगर करना पड़ेगा तो मैं कराऊंगी, मेरी वीडियो देखनी है, ऐसा, ठीक है। सो ये चीज है। तो इसी तरीके से अपने आपका कुछ दिन सेव करके चलो कि मेरे को टेंशन नहीं होनी चाहिए आखिरी में, क्योंकि पूरे हम महीने हम मेहनत करते हैं, एंड में जाके पता चला टेक्निकल इशू की वजह से कोई पेनल्टी लग गई तो खामोखा दिमाग में चलता रहता है। इसलिए मैं आखिरी के दिन फ्री रखती हूँ अपने। अच्छा देखो, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मीरू जो होगा वो IITs IIMs के पार होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए बेस्ट। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड एज अपेक्स फॉर फोस्टरिंग स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। रिसर्च के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्या है ये, NRF। वैसे कॉमर्स में कुछ अपडेट आए हैं, मैं कॉमर्स वाली क्लास में कराऊंगी अब, क्योंकि उस तो जनरल चेंज होते रहते हैं ना, एक्ट वगैरह में हुए हैं चेंज, वो मेरे को याद है, मैं कराऊंगी। मैंने आपको अभी इसलिए कन्वे कर दिया कि याद भी दिला देना। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हिकी बनाया जाएगा यूजीसी की जगह पे। सेटअप सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन, मतलब कि पूरे हायर एजुकेशन के लिए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी को सेटअप किया जाएगा, जिसका नाम होगा हिकी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब जो आपके यशपाल कमेटी, सस्टैम्प पित्रोदा कमेटी और इन सब ने बोला था कि डिफरेंट इनको स्क्रैप कर दो, तो स्क्रैप हो रही है ना, UGC AICTE सबको हटा के ये बन जाएगा, समझे। आओ भाई तुम पहले वही पढ़ लो। और मोदी जी की भी एक गुप्ता पैनल था, कौन सा था, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो कि रिसर्च का कल्चर को इंडिया में फैलाएगा, ठीक है। रिसर्च की कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है हायर एजुकेशन में। रिसर्च पेपर्स लिखना, रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप एज सिंगल अम्ब्रेला बॉडी। इसको सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में बनाया जाएगा। अम्ब्रेला मतलब ये सबसे बड़ी है, इसके अंदर बाकी सब आएंगे। अब एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, इसका मतलब कि सिर्फ मेडिकल एजुकेशन का एक अलग बॉडी होगी और लीगल एजुकेशन अलग होगा, बाकी सारा एक में आएगा। पब्लिक प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी इसी के अंदर गवर्न किए जाएंगे। एक्रेडिटेशन, एकेडमिक स्टैंडर्ड सब इसी में आएगा। हिकी के अंदर अब 4
इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स यानी कि बनेंगे बॉडीज, उनका नाम क्या होगा? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, ये किसके लिए सुनो? ये है रेगुलेट करने के लिए। देन स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए जर्नल एजुकेशन काउंसिल होगी। फंडिंग के लिए जो आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ग्रांट देती है, उसके लिए हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनेगी। देन एक्रीडेशन के लिए NAC है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, उसका चेंज करके उसका बन जाएगा नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल ओनली, ठीक है, ओनली एक ए वाला बन जाएगा। सो अफिलिएशन जो है ना कॉलेजेस का, उसको भी हटा दिया जाएगा अगले 15 सालों में। तो मतलब ये काम तो 2035 तक, 35 तक होगा, मतलब लंबा समय है, अभी 2020 में आई है ये। नेक्स्ट 15 इयर्स तक अफिलिएटेड कॉलेज हट जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर स्टेट वाइज मैकेनिज्म होगा, और ये जो अलग अलग कॉलेज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस आ रहे हैं अफिलिएट होकर, ये अपने आप में ऑटोनॉमस कॉलेज बन जाएंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज था एक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके, उसने दूसरा बन गया। अब एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज हट गया वहां से अभी 1-2 सालों में, और अब वो अलग यूनिवर्सिटी बन गई है, अलग ही इंस्टीट्यूट बन गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ, आगे में कोई याद नहीं ना, NSUT करके उसका नाम है। तो इस तरीके से ये जो कॉलेजेस इनके अंदर आ रहे हैं ना, धीरे धीरे होगा, ये एक तो बन गया है, और ऐसे ही आगे अपने लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन बन जाएंगी। जैसे सेंट स्टीवन अपना अलग इंस्टीट्यूशन, वो हिंदू कॉलेज अलग होगा, ऐसा। सो ओवर अ पीरियड एवरी कॉलेज इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू ईदर एन ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, मतलब वो अपने आप में ही डिग्री ग्रांट कर पाएंगे, और या फिर वो यूनिवर्सिटी में बदल दिए जाएंगे, ठीक है। अदर चेंजेस क्या बोला गया है? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम will be created to provide platform for free exchange। RC मीनिंग रिसोर्स सेंटर है, हो सकता है, नहीं तुम्हारे हिसाब से क्यों होगा? उसने लिखा है ना रेगुलेटरी काउंसिल, हद होती है, तुम भी अपने दिमाग लगाते हो। जब उसने अपनी फुल फॉर्म लिखी है तो तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? विथ व्हाट अवेलेबल, वो वैसे गूगल, अरे गूगल से पढ़ लो फिर यार। जब जो इनकी फुल फॉर्म है ना वो यही है, वैसे होगा कोई और होगा, वो ये वाला नहीं है वो, ठीक है, रिसोर्स सेंटर वाला कोई और होगा। अच्छा अभी तक देखो, ऑटोनॉमस बॉडी बनेगी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। अब फुल फॉर्म आती है पेपर में, अब तुम वहां गलत करके आ जाओ, NEP के अंदर यही है, वो दूसरा कुछ और होगा। वो नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा, NAC तो भी हमने डिस्कस किया। तो परख हैज बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट्स। तो ये जो परख, ये अदर चेंजेस पे आ गया हम। अदर चेंजेस का मतलब हम सिर्फ अब हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बात कर रहे हैं। सो इसमें एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी जो टेक्नोलॉजी फोरम बनेगी, प्रोवाइड करने के लिए फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी के माइंड में होंगे तो वो शेयर कर सकते हैं। और जो NAC है इसके अंदर परख बनाया है, जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं उनको असेस करने के लिए, जांच करने के लिए कि उनको कितना समझ में आ गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स को परखा जाएगा, यस, कि वो नेक्स्ट कौन से कोर्सेज या कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए सुटेबल है। इट ऑल्सो पे वे फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप कैंपस इन इंडिया। इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटी भी अपना कैंपस सेट करे। और यहाँ पर एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा उस जगह पे जहाँ पे डिसएडवांटेज है, मतलब पहुंच नहीं पा रही एजुकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन कौन सी वो बोली है लैंग्वेज, कौन सी? पाली, पर्शियन, प्राकृत। तो इनके नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे एंशियंट एजुकेशन के को कंटिन्यू करने के उससे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो पुराने एंशियंट टेक्स्ट हैं उनको ट्रांसलेट करने का काम किया जा रहा है, समझे? तो उनकी ट्रांसलेशन बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन हैज टू बी सेट अप। It also aim to increase public investment in education sector to reach 6%। 6% को थारी कमीशन ऑलरेडी बोल चुकी है, उस तक पहुंचना है हमें। अभी हम लोग 4.6% पे हैं, ठीक है, 4.6 लिखा है।
यस। तो उसके अलावा सार्थक स्कीम भी निकाली है, स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, एनईपी 2020 में। सो किसकी, टीचर और स्टूडेंट इन सब की होलिस्टिक एडवांसमेंट लेकर आनी है। ये क्यों बनाई है, क्योंकि आज की डेट में जो स्टेट्स है या प्रांत है, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर एक कंकरेंट नेचर होगा एजुकेशन का और स्पिरिट मिलेगी इनको फेडरलिज्म की। मतलब ऐसे, फेडरलिज्म शब्द का मतलब क्या है वो बता रही हूँ मैं। फेडरलिज्म वर्ड का मतलब है कि गवर्नमेंट जिसमें स्टेट और प्रोविंशियल एंड सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट्स ये सभी मिलकर काम करती हैं, तो उसको कहते हैं फेडरलिज्म। तो इन यहाँ पर फेडरलिज्म का एक तरीके से स्पिरिट जागेगा सार्थक स्कीम से। और एक रोड मैप बनाया गया है इसके अंदर कि सार्थक के अंदर स्टूडेंट एंड टीचर की पूरी एडवांसमेंट, होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर अंदर इसको लागू करना है। अच्छा, आ गया, अच्छी बात है, थोड़ी देर है अभी हमारी क्लास में। So state union territory have been given flexibility to adopt local contextualization, ठीक है, local contextualization। उनका जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसको लोकल लेवल पे भी फ्लेक्सिबल बनाना है, और जैसे भी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम भी कंटेंट को क्या कर सके, फ्लेक्सिबली चेंज कर सके। और इसमें टारगेट क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड नेट एनरोलमेंट रेशियो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनईपी में आया हुआ है, तो इसमें डिफरेंस भी समझना पड़ेगा आपको। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इन सब में ट्रांजिशन रेट, रिटेंशन रेट देखा जाता है डिफरेंट लेवल पे, एंड रिडक्शन ड्रॉप आउट्स आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। देखो यहाँ पर इंक्रीज करना है जीआर एंड एनईआर, ठीक है। क्लास 4 बजे चलेगी। अभी 10 मिनट का ब्रेक है, आपको तो मैं वैसे ही छोड़ दूं क्योंकि अगली क्लास में मैंने ये नहीं कराना, अगली क्लास में मैंने एंशिएंट हायर एजुकेशन कराना है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, मैं बार बार क्या कर रहे हो, आप इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हो। जहां मेरी क्लास अभी एंड होगी वहां पर ब्रेक लग जाएगी, एंशिएंट हायर एजुकेशन ही कराऊंगी मैं। सो इधर सुन लो, अब ट्रांजिशन रेट, रिटेंशन रेट एट ऑल लेवल। जो भी ट्रांजिशन चल रहा है, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ड्रॉप आउट्स है, उन सबको भी कंसिडर करेंगे, आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन को भी कंसिडर करेंगे। एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हर ग्रेड 3 है ना, सो ग्रेड 3 से ही न्यूमरेसी पूरी हो जानी चाहिए। न्यूमरेसी का मतलब क्या है, तब तक जो बच्चा पढ़ा है उसको उतना आना चाहिए। अगेन बार बार बोल रही हूँ मैं ये बात, मान लो आपने प्लस माइनस करना सिखाया बच्चे को, तो वाकई में उसे प्लस माइनस करने तक की आने चाहिए कंसेप्ट। सो मदर टंग रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहाँ कहाँ दिए हुए हैं इंडिया में, हमारे जो संविधान का पार्ट 4 है उसमें आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 39F डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर प्रोवाइड करता है कि फॉर स्टेट फंडेड वेल इक्विटेबल एक्सेसिबल एजुकेशन, मतलब ऐसी एजुकेशन जिसको स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। तो आर्टिकल 45 डीपीएसपी का आर्टिकल 35F, ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब है वहां पर जो भी एरिया है उधर जो स्टेट है, तुम क्या कर रहे हो यार, 433 क्या है, कुछ है इंजन नीलम ये। अच्छा इधर देखते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट पुलिस है, स्टेट अथॉरिटीज है, उनके क्या अच्छा ये यही लिख रहे हो, ओके, उनके क्या ड्यूटी बनती है, ठीक है, तो उनकी ड्यूटीज यहाँ पर मेंशन है। 42nd अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, इसमें स्टेट से इसको एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ब्रॉड डायरेक्शन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स उसको फॉलो करती है, ठीक है, बट नॉट मैंडेटरी, ये कंपल्सरी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु अपने खुद की 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट का खुद का भी अपना इन्फ्लुएंस होता है। 86th अमेंडमेंट 2002 में जो आई थी उसमें एजुकेशन एनफोर्सेबल राइट अंडर आर्टिकल
21A बना दिया था, और उसके बाद 2009 का एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आ गया था ना, राइट टू एजुकेशन आया था एक्ट, आर्टिकल 21A में भी कंपल्सरी एनफोर्समेंट बोल दिया है। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया था तब 6 to 14 ईयर्स तक था बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन, लेकिन जो ये वाली एनईपी है अब राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स था, वो लागू हुआ होगा, एक्ट का नाम 2009 है। तो अब उसके अंदर 25% रिजर्वेशन डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए और सोसाइटीज के लिए, ग्रुप्स के लिए कर दिया गया है। अब जो 2020 वाली एजुकेशन पॉलिसी है, सो दिस इज चेंजेस हियर कि 6 से 3 इयर्स और 14 का 18 साल बना दिया है। तो राइट टू एजुकेशन अब 3 से 18 साल, 3 to 18 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। अब समझ में आ गया। और अब फ्री कंपल्सरी एजुकेशन जो पहले नहीं मिल रही थी ये वाली क्लास में, नहीं कवर हो रही ना 14 साल में, तो अब 9 to 12 भी उसमें कवर होगा। ऑल्सो मैंडेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन, इसका मतलब यहाँ पर कवर कर रहे हैं 5+3+3+4, इस सबको कवर कर रहे हैं हम। नाउ दे आर कवरिंग ऑल, 3 साल से 18 साल तक का पूरा कवर किया जा रहा है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। राइट टू एजुकेशन में जो ईयर है वो 3 to 18 ईयर किया है। ठीक है, तो एक्ट 2020 नहीं है, ये एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लेकर आए हैं। अब आ गया, हाँ आ सकता है। गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नवोदय स्कूल्स बनाने, केंद्रीय स्कूल बनाने, आईटी एजुकेशन देना, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड किया है। चलो, अभी ये सब हमारा एक तरीके से एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो गया। बाकी तो जनरल अवेयरनेस है, वो आप पीडीएफ में से जो लास्ट में लिस्ट दी है ना उससे भी गो थ्रू कर सकते हो। ये मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कौन सी थी, राधा कृष्णन। सेकेंडरी एजुकेशन वाली मुदालियर, मुझे याद है तुम्हें नहीं आता है ना। एजुकेशन कमीशन कोठारी जी वाली। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। 42nd अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1976 में हुई थी। एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में ला दिया गया था। एजुकेशन पॉलिसी फिर 1986 आई थी, उसके बाद हल्की फुल्की चेंज हुए थे बस 1992 में, कोई खास मजे नहीं आए थे। फिर उसके बाद ये रही जिसमें आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आई है, जिसकी वजह से इन्होंने सुजेस्ट किया था TSR सुब्रमण्यम कमेटी ने कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अलग मिलना चाहिए क्योंकि जनरल कैटेगरी हमेशा मात खा लेती है, इसलिए। फिर कस्तूरी रंजन जी की जो कमेटी है, इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और सबमिट की 2017 से 2019 में, ड्राफ्ट बना के सबमिट कर दिया था। फिर ये ड्राफ्ट एक्सेप्ट होकर 2020 की एनईपी बन के आया है। अब कहानी समझ आ गई सारी? यस। तो यही चीजें लिखी हुई है यहाँ पर मैंने, और बस आगे आयशी की रिपोर्ट है, फिर कभी समय मिलेगा तो वी विल सी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी 10 मिनट में, ठीक है, अगली क्लास में एंशिएंट हायर एजुकेशन में। थैंक यू ऑल एंड ड्रीम बिलीव एक्ट लीजिए।